हाँ, देखते हैं हम लोग यहाँ पे शैक्षणिक प्रबंधन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, विश्वविद्यालय खोले, जो भी हम लोग खोलें, प्राइमरी स्तर पे स्कूल खोलें, नर्सरी स्कूल के स्तर पे खोलें, सेकेंडरी स्तर पे खोलें। 1 मिनट, इसको देखना है हम लोग शैक्षणिक प्रबंधन के बारे में देखना है, एजुकेशनल मैनेजमेंट। ये क्या एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें विशेष जो चर्चा करेंगे हम लोग इसमें, 1 मिनट, इसको जो है ना ये करते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्या चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा हम लोग ये जो है ना मेन हम लोग अवधारणा देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे, सिद्धांत देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे क्षेत्र। क्या क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्षेत्र के बारे में। तो क्षेत्र के बारे में जो हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे राजस्थान के बारे में देखेंगे, दिल्ली के बारे में देखेंगे, बिहार के बारे में, झारखंड, सारी चीज़ों जो है ना झारखंड के बारे में ही हम लोग बातचीत करेंगे। बीच बीच में देश के किसी भी प्रांत के बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट में जो पहला टॉपिक होगा हमारा, शैक्षणिक प्रबंधन के संसाधन। कोई भी काम करेंगे तो चाहिए ना, खाना बनाना है तो क्या संसाधन चाहिए, गेहूँ सब्जी चाहिए ना खाना के लिए। मान लीजिए बिल्डिंग बनाना है तो हम लोग को क्या चाहिए, भौतिक संसाधन, सीमेंट चाहिए, ईंटा चाहिए, बालू चाहिए। तो सीमेंट ईंटा तो अपने आप घर नहीं बन जाएगा। तो इसमें जो है आपका मानव संसाधन और भौतिक संसाधन, ये 2 संसाधन जो है हम लोग ये देख रहे हैं। वहाँ मिस्त्री रहेगा, ठेकेदार रहेगा, लेबर रहेगा, तभी मानव संसाधन ये जो है ना भौतिक संसाधन, सीमेंट, ईंटा, बालू जो भी है वो काम कर पाएगा। तो हम लोग चर्चा करेंगे संसाधन के बारे में। संसाधन कितने तरह के हैं, 2 तरह के हैं। एक संसाधन क्या है, मानव संसाधन है, मानव संसाधन, और ये भौतिक संसाधन। तो ये नई शिक्षा नीति में जो है दोनों के बारे में बताया गया है, संसाधन क्या चीज़ें हैं। तो ये मानव संसाधन है जो टीचर की क्वालिटी है, जो भी आचार्य की क्वालिटी है, थियोरेटिकल ज़्यादा करना है कि प्रैक्टिकल करना है, ये मानव संसाधन बताएगा। और भौतिक संसाधन, कंप्यूटर के बारे में अगर क्लास में बताना है तो कंप्यूटर का लैब चाहिए ना। लैब के साथ में क्या है आपका, बिजली भी चाहिए। बिजली अगर आपका रहेगा, और इसके अलावा मान लीजिए सामान आपका ख़राब हो जा रहा है कंप्यूटर, तो उसको बनाने वाला भी आदमी चाहिए, मानव संसाधन चाहिए। तो फिर ये 1 मिनट, हम लोग ये दूसरा देखते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि अवधारणा, उद्देश्य, सिद्धांत, क्षेत्र देखेंगे। मेन चीज़ जो है ना इसमें हमारे एजुकेशनल मैनेजमेंट में जो चर्चा करना है, मेन चीज़ जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है ये यहाँ पे एजुकेशनल मैनेजमेंट, और एजुकेशनल सिनेरियो देखेंगे हम लोग कि राजस्थान में कैसा है, झारखंड में कैसा है, पटना में कैसा है, ठीक है, और बोकारो स्टील सिटी में कैसा है, धनबाद में कैसा है, बोकारो, रांची, ये सारे जो है जगह जगह जो भी इंफॉर्मेशन मिला है। कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट, अवधारणा क्या है, क्या कहना चाहते हैं हम लोग, उद्देश्य क्या है, फंक्शन कैसे काम कैसे करेगा, एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है इसकी रोल क्या है, एजुकेशनल मैनेजमेंट का रोल क्या है इन सारी चीज़ों में। तो अगले स्लाइड में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एजुकेशनल मैनेजमेंट जो हो रहा है, एजुकेशनल सिनेरियो, ये झारखंड की बात नहीं है, ये राजस्थान का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, ठीक है। तो राजस्थान में जो क्या किया गया कि ये कॉन्सेप्ट, फंक्शन ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट, ये जानना पड़ेगा कि एजुकेशन मैनेजमेंट इसमें कैसे हेल्प करेगा। दूसरा हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, दूसरा जो दिख रहा है, एजुकेशनल मैनेजमेंट इन राजस्थान, राजस्थान का क्या रूल रेगुलेशन है, किस तरह से वहाँ पे मैनेज किया जा रहा है। स्कूल एज ए यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये देखिए प्लानिंग से ही सारा काम हो रहा है। नई शिक्षा नीति के क्या होगा, प्लानिंग से होगा। कहाँ होगा, वो स्कूल में होगा। तो स्कूल जो भी प्लानिंग है वो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, माने जो ये एजुकेशनल मैनेजमेंट है ये इंफॉर्मेशन, सूचना देगा। सूचना देने का तंत्र क्या है, मोबाइल और कंप्यूटर है, तो इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम हम लोग बोलते हैं। मोबाइल कंप्यूटर माने इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका क्या रोल है, एजुकेशनल प्लानिंग क्या है, एजुकेशनल मैपिंग क्या है, ब्लॉक स्तर पे जो रिसोर्स हैं
जो क्लस्टर हम लोग बोलते हैं, संकुल बोलते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का क्या रोल है, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन, पूरा जिला स्तर पे कैसे हम लोग इसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो इसमें जो है ना आगे देख रहे हैं हम लोग सर्व शिक्षा अभियान जो है ना, यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान दिख रहा है ये जो है ना, और राष्ट्रीय, और ये अलग अलग आपका है कुछ स्कूल मैपिंग करना है। मैंने फलाने स्कूल में है म्यूज़िक के लिए हम इसको रिसोर्स बनाएंगे। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, शहर में जितने हैं सब जगह कंप्यूटर होने चाहिए, ये काम कर सकते हैं ना। देहात में मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हम विकसित करने में दिक्कत है, बिजली की समस्या है, तो शहर में हम लोग इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग करेंगे कि शहर वाले में कंप्यूटर हो, तो कहीं पे कंप्यूटर हो तो कहीं पे योग हो, सारी चीज़ें जो हैं हम लोग देखेंगे। और टेक्स्ट बुक में क्या देंगे हम लोग, भारत स्काउट एंड गाइड की कैसे ट्रेनिंग देंगे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की कैसे ट्रेनिंग देंगे, क्या होता है, कुछ सैनिक शिक्षा भी तो दी जा सकती है उसको, एनसीसी वगैरह क्या है। इसके अलावा अलग अलग जो है पब्लिक स्कूल का कॉन्सेप्ट है, मॉडल स्कूल का है, ई मित्रा है, ई गवर्नेंस है, सैनिक स्कूल, ये सब का क्या रोल है, ये सब का क्या क्या वो कर रहे हैं। फिर बहुत सारे चीज़ें हैं। अर्थ एंड इसमें मेनली क्या है, एजुकेशनल प्रबंधन की अवधारणा और कार्य। एजुकेशनल मैनेजमेंट में क्या देखना है हम लोग को, तो दो ही चीज़ देखना है, एक अर्थ देखना है और दूसरा परिभाषा देखना है। ठीक है, पहले तो अर्थ समझना है कि क्या है एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो अर्थ जो है मैनेज कैसे करेंगे हम लोग, तो मैनेज क्या चीज़ के बारे में मैनेज की बात हो रही है, शैक्षणिक प्रबंधन के बारे में बातचीत हो रही है ना, कि शैक्षणिक प्रबंधन जो है वो कैसे करेंगे। करने के लिए कोई सामान चाहिए, तो सामान जो है वो संसाधन हो गया। कितने तरह के संसाधन होंगे, भौतिक होंगे कि मानव वाले होंगे, कितने तरह के होंगे संसाधन। संसाधन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मानव संसाधन होंगे और भौतिक संसाधन भी होंगे। मकान जो है सीमेंट ईंटा बालू रखे रहने से अपने आप जुड़ेगा नहीं, मानव संसाधन आके उसको जोड़ेगा। अलग अलग ठेकेदार जो है वो काम को लेगा, मिस्त्री को वो बुलाएगा, एक लेबर को आएगा, पानी आएगा, ये मानव संसाधन रहेगा, खाना बनाने वाला रहेगा, देने वाला। ठीक है, ये देखिए ना यहाँ पे ये तो ये मानव संसाधन। आधुनिक अवधारणा क्या है, ठीक है, आधुनिक अवधारणा में हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा जो है शैक्षणिक प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, शैक्षणिक प्रशासन एवं प्रबंधन का क्षेत्र क्या है, ये भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, प्रशासन एवं प्रबंधन का क्षेत्र क्या है, प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो शैक्षणिक प्रशासन के बारे में अगर मान लीजिए बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो प्रशासन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, शैक्षणिक प्रशासन। तो शैक्षणिक क्या होता है ये तो हम लोग जानते हैं, शिक्षा में हैं। तो अब ये देखिए प्रशासन क्या होता है, शैक्षणिक प्रशासन। पहले तो प्रशासन का अर्थ जानेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग प्रशासन का, शैक्षणिक प्रशासन है तो सबसे पहले प्रशासन का अर्थ हम लोग देख रहे हैं। प्रशासन क्या है भाई, अंग्रेजी के शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एडमी, क्या लिखा है शब्द मिनिस्ट्रियर, ट्रेयर एडमिनिस्ट्रेयर से हुई है। आशय दूसरे की सेवा करना या व्यवस्था करने से है। सेवा करना है या व्यवस्था करना है, सेवा करना है या व्यवस्था करना है। प्रशासन का देख रहे हैं क्या अर्थ है, अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावी ढंग से करने की कला है ये। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं क्या है, ये दूसरे की सेवा करना या व्यवस्था करने से है। प्रशासन का अर्थ है अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला। ये देखिए ये पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो है एक शब्दों में हम लोग क्या कहेंगे, प्रशासन क्या है, अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला है। ये कितना सुंदर एक लाइन में। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अधीनस्थ हमारे से जो नीचे लोग हैं, लोगों की सेवा प्रणाली जो है, जो भी सेवा कर रहे हैं वो किस ढंग से कर रहे हैं, वो प्रभावशाली है कि नहीं है, प्रभावशाली ढंग से करने की कला है ये। तो प्रबंधन का ये अर्थ हम लोग
बहुत सारी चीज़ों में जो है ना क्या है, प्रबंधन क्या है, ये चीज़ें हम लोग बता रहे हैं। अर्थ क्या है, देखिए शैक्षणिक प्रशासन और शैक्षणिक प्रबंधन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कि शैक्षणिक प्रशासन क्या है और शैक्षणिक प्रबंधन क्या है, ये हम लोग को जानना है। तो शैक्षणिक प्रशासन और शैक्षणिक प्रबंधन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसके तरह पे ये चीज़ें हैं। और आपका जो एजुकेशन पॉलिसी में है वो फिर आप उसको देखिए क्या है, पढ़ के बताइए क्या क्या है उसमें। नहीं, इसका पढ़ के बताइए ना ये क्या क्या है वो। स्कूल कॉम्प्लेक्स अथवा क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस। अब समग्र शिक्षा योजना के तहत समाहित सर्व शिक्षा अभियान और देश भर के राज्यों में होने वाले अन्य प्रयासों द्वारा देश के हर बसाहट में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना ने प्राथमिक स्कूलों में लगभग सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करने में तो मदद की है, लेकिन इससे कई कम छात्र संख्या वाले स्कूल भी वजूद में आए हैं। यूडाइज 2016-17 के आंकड़े के अनुसार भारत के 28% सरकारी प्राथमिक स्कूलों और 14.8% उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में 30 से भी कम छात्र पढ़ते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में प्रति कक्षा औसतन 14 छात्र हैं, जबकि बहुत से स्कूलों में तो यह औसत मात्र 6 से कम है। वर्ष 2016-17 में 1,08,017 स्कूल एकल शिक्षक स्कूल थे। इनमें से अधिकांश कक्षा प्रथम से पांचवें वाले प्राथमिक स्कूल थे। इन कम संख्या वाले स्कूलों के चलते शिक्षकों के नियोजन के साथ साथ महत्वपूर्ण भौतिक संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से अच्छे स्कूलों का संचालन जटिल होने के साथ साथ व्यवहारिक नहीं है। शिक्षकों को अक्सर एक साथ कई कक्षाएं पढ़ानी पड़ती हैं और कई विषयों को भी, जिसमें वह विषय भी शामिल हो सकते हैं जिनमें उनकी पहले से कोई पृष्ठभूमि नहीं होती है, जैसे संगीत, कला, खेल जैसे प्रमुख क्षेत्र बहुत बार सिखाए नहीं जाते हैं और भौतिक संसाधन जैसे प्रयोगशाला और खेल उपकरण और पुस्तकालय की किताबें स्कूलों में कम ही उपलब्ध हैं। छोटे स्कूलों के अलगाव का भी शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षक समुदायों और टीमों में सबसे अच्छा काम करते हैं और इसी प्रकार छात्र भी करते हैं। छोटे स्कूल भी शासन और प्रबंधन के लिए एक प्रणालीगत चुनौती पेश करते हैं। भौगोलिक फैलाव, चुनौतीपूर्ण पहुंच की स्थिति और स्कूलों की बहुत बड़ी संख्या सभी स्कूलों तक समान रूप से पहुंचना मुश्किल बना देती है। प्रशासनिक संरचनाओं को स्कूल की संख्या में वृद्धि या समग्र शिक्षा योजना के एकीकृत ढांचे में नहीं जोड़ा गया है। हालांकि स्कूलों का समेकन एक ऐसा विकल्प है जिस पर हमेशा चर्चा की जाती है। इसे बहुत ही सोच समझकर किया जाना चाहिए, केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इसकी पहुंच पर कोई प्रभाव न पड़े। इस तरह के उपायों के परिणाम स्वरूप केवल छोटे केवल छोटे पैमाने पर
करने की संभावना दिखती है और बड़ी संख्या में छोटे स्कूलों द्वारा उपजी संरचनात्मक समस्या और चुनौतियों का समाधान नहीं होगा। 7.5 इन चुनौतियों को राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा 2025 तक स्कूलों के समूह बनाने या उनकी संख्या की समुचित रूप देने के लिए नवीन प्रक्रिया अपनाकर समाधान किया जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि हर स्कूल में कला, संगीत, विज्ञान, खेल, भाषा, व्यावसायिक विषय आदि सहित सभी विषयों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में परामर्शदाता, काउंसलर, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक साझा या अन्यथा मौजूद हों। हर स्कूल में पर्याप्त संसाधन हों, जैसे कि एक पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, कौशल प्रयोगशाला, खेल के मैदान, खेल उपकरण जैसी सुविधाएं आदि। शिक्षकों, छात्रों और स्कूलों के लिए अलगाव को दूर करने के लिए समुदाय के साथ एक समझ बनाकर संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों, शिक्षण अधिगम सामग्री के साझाकरण, संयुक्त सामग्री निर्माण, कला और विज्ञान प्रदर्शनियां, खेल गतिविधियां, क्विज और डिबेट और मेले जैसे संयुक्त गतिविधियों का आयोजन करना। और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों में सहयोग और संबलन, स्कूली व्यवस्था की गवर्नेंस में सुधार के लिए क्रियान्वयन संबंधी बारीकियों के निर्णय स्कूली समूह के स्तर पर छोड़ दिए जाएं, जहां उन्हें स्थानीय स्तर पर प्रधानाचार्य, शिक्षक और अन्य हितधारकों द्वारा ही लिया जाए, और फाउंडेशनल स्तर से सेकेंडरी स्तर तक के ऐसे स्कूलों के समूह को एक एकीकृत अर्थ स्वायत्त इकाई के रूप में देखा जाए। 7.6 उपरोक्त को पूरा करने के लिए एक संभावित तंत्र स्कूल परिसर नामक एक समूहन संरचना की स्थापना होगी, जिसमें एक माध्यमिक विद्यालय होगा, जिसमें 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आंगनबाड़ी केंद्रों सहित अपने पड़ोस में निचले ग्रेड की पेशकश करने वाले अन्य सभी विद्यालय होंगे। यह सुझाव सर्वप्रथम शिक्षा आयोग द्वारा किया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। यह नीति जहां भी संभव हो स्कूल परिसर अथवा क्लस्टर के विचार का दृढ़ता से समर्थन करती है। स्कूल परिसर अथवा क्लस्टर का उद्देश्य अधिक संसाधन, दक्षता और क्लस्टर में स्कूलों के अधिक प्रभावी कामकाज, स्वनियंत्रित शासन और प्रबंधन होगा। 7.7 स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर बनाने से और कॉम्प्लेक्स में संसाधन के साझे उपयोग से दूसरे भी बहुत से लाभ होंगे, जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर सहयोग, ज्यादा विविध विषय पर अधिक आधारित विद्यार्थी क्लब और स्कूल परिसर में एकेडमिक, खेल, कला, शिल्प आधारित कार्यक्रमों का आयोजन, कला, संगीत, भाषा और शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के साझे उपयोग से कक्षा में वर्चुअल कक्षाएं आयोजित करने के लिए ICT ट्रस्ट के उपयोग सहित इन गतिविधियों का ज्यादातर समावेश सामाजिक कार्यकर्ता और सलाहकारों की मदद से विद्यार्थियों के लिए बेहतर सहयोग की उपलब्धता और बेहतर नामांकन, उपस्थिति और उपलब्धियों में सुधार। स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समितियों केवल स्कूल प्रबंधन समितियों के बजाय के माध्यम से बेहतर और मजबूत गवर्नेंस, निरीक्षण, निगरानी, नवाचार और स्थानीय हितधारकों द्वारा उठाए जाने वाले कदम स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और सहयोगी स्टाफ, माता पिता और स्थानीय नागरिकों के बड़े और जीवन समूहों के आधार पर संसाधन का कुशल उपयोग करते हुए पूरी शिक्षा व्यवस्था ऊर्जावान और समर्थ बनेगी। यही तो है। अभी तो बहुत है भाई।
10, बांट 12, दीजिए। खत्म हो गया? नहीं, ये 7.12 तक है। और है उसमें? हाँ, बहुत है, अभी तो हम पढ़िए, पढ़े हैं। रिकॉर्ड हो रहा, पढ़िए आप। निजी सार्वजनिक स्कूलों सहित पढ़िए, पॉइंट क्या है? 7.10 निजी सार्वजनिक स्कूलों सहित सभी स्कूलों के बीच परस्पर सहयोग और सकारात्मक तालमेल बढ़ाने के लिए देश भर में एक निजी और एक सार्वजनिक विद्यालय को परस्पर संबंध किया जाएगा, जिससे ऐसे संबंध स्कूल एक दूसरे से मिल सीख सकें और संभव हो तो एक दूसरे के संसाधनों से भी लाभान्वित हो सकें। जहां संभव हो, इन दोनों प्रकार के स्कूलों की अच्छी प्रैक्टिस का दस्तावेजीकरण किया जाएगा, वितरण किया जाएगा और उन्हें पब्लिक स्कूलों की स्थापित प्रक्रियाओं में शामिल किया जाएगा। 7.11 हर राज्य जिलों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह बाल भवन स्थापित करे, जहां हर उम्र के बच्चे सप्ताह में एक या अधिक बार जा सके और कला, खेल और करियर संबंधित गतिविधियों में भागीदारी कर सके। ऐसे बाल भवन जहां संभव हो स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के हिस्से भी हो सकते हैं। 7.12 स्कूल पूरे समुदाय के लिए सम्मान का और उत्सव का स्थान होना चाहिए। एक स्थान के रूप में स्कूल के प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहिए और स्कूल स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिवस समुदाय के साथ मिलकर मनाए जाने चाहिए। इस दिन स्कूल के विशिष्ट भूतपूर्व विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित की जानी चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए। इस्तेमाल में न आने वाले समय अथवा दिनों में स्कूल की भौतिक सुविधाओं का उपयोग समुदाय के लिए भौतिक, सामाजिक और स्वयंसेवी गतिविधियों के आयोजन के लिए और सामाजिक मेलजोल के लिए किया जाना चाहिए, जिससे स्कूल एक सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में भी भूमिका निभाए। हो गया, खत्म हो गया। मोबाइल दीजिए।